हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलते हैं आज हम कल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन में। अगर आप यूपीएससी 2021 दे रहे होंगे, यूपी पीसीएस 2021 दे रहे होंगे, आरओ, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, ये सभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। देखेंगे इनके एग्जाम भी इसी 2021 के सेशन में होने वाले हैं। कुछ के तो एग्जाम इसी महीने होने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में यूपीएससी, आने वाले 20 दिनों में क्या 25 से 24 दिनों में क्या है यूपी पीसीएस, इसके बाद आरओ, अन्य सभी एग्जाम क्या है क्रमिक रूप से आपकी लगे हुए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक करंट अफेयर्स की एक लगातार क्विज या देखेंगे एक क्विक श्रृंखला है, रिवीजन श्रृंखला है। आपको कुछ खास पॉइंट को दिखाते हुए आपको ये रिवीजन कराना है। आप कुछ पहले से पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बच्चों हमारे क्लास से आप जुड़िए और आपको बताते हैं कि कुछ खास पॉइंट आप किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कीवर्ड याद रखते हुए क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो आपको चलिए लेके चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, बात करते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को देखना चाहते हैं, देखने के क्रम में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमारा कोड है अनुज 6684। कोड को यूज करते हुए मेरे बच्चों क्या करेंगे, आप इस सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने हमने नोट डाउन कर दिए हैं। अदर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदर्स का मतलब है वनडे या कोई अन्य स्टेट कमीशन का एग्जाम कोई हो। आप हिंदी मीडियम से हैं या आपको समझ में आ रही है, आप इंग्लिश हैं, इंग्लिश भी हैं, हिंदी भी हैं, मतलब इंग्लिश मैन हैं, तो इंग्लिश मैन के लिए भी ये क्लास अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हम रुद्राक्ष की। आप रुद्राक्ष की अगर माला पहनते होंगे तो एक रुद्राक्ष के संदर्भ में क्या है एक सेंटर की शुरुआत की गई है। और ऐसे काम कौन हो सकते हैं। इस समय भारत में क्या है एक सांस्कृतिक विरासत का दौर जारी है। आप देखेंगे भारत राष्ट्र की संस्कृति से आपको परिचय कराया जा रहा है कि आप भारत को जाने और पहचाने। तो इस क्रम की बात कर रहे हैं तो देखेंगे रुद्राक्ष क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है। आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल जो है कॉपरेशन ऑन जो है कन्वर्सेशन सेंटर है और उद्घाटन इसका होता है 2021 में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ होता है, वाराणसी में होता है। प्रधानमंत्री का क्या है ये संसदीय क्षेत्र है। तो इस क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे उद्घाटन इसका किसने किया, आप इस पे चलें। हाँ, इसके अगर हम आकार की बात करें, चलें तो देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा इसका क्या है उद्घाटन किया जाता है। आपको याद रखना है कि क्या है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है जो आपसे पूछा जा सकता है। आपको लगेगा कि रुद्राक्ष गले की माला है, हो सकता है कोई आध्यात्मिक केंद्र हो सकता है कुछ हो। तो चलेंगे ये आकार में कितने हैं, बैठने की क्षमता है। आप देखेंगे एक सेंटर है तो क्या है लोग बैठ सकते हैं। विशेषता क्या है, 108 रुद्राक्ष इन 2 मंजिलों के कन्वेंशन सेंटर में स्थापित छत शिवलिंग के आकार की है। तो रुद्राक्ष का नाम दिया गया था यहाँ, इसीलिए इसको आकार रुद्राक्ष दिया गया कि ये 2 मंजिला जो इमारत सेंटर है ये क्या है इसकी जो छत है वो कैसी है शिवलिंग के आकार की। शिवलिंग का आकार आपने शिव भगवान को अगर पूछते होंगे तो शिवलिंग कैसा होता है भली भांति परिचित होंगे। तो कुछ उसी आकार की एक आकृति है जिसके मारने में क्या किया गया आपके जो है बताया जाता है। तो आपसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो किसे क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर का जो एप्लीकेशन सेंटर एप्लीकेशन पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखेंगे कौन इसका निर्माण कर सकता है, ऐसी बातों का देखेंगे। निर्माण में कौन है, ये निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में पूछे जाने की संभावना पूरी है। पीसीएस का मतलब आरओ इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि इसमें हाँ तो यही इसमें इसके कुछ पॉइंट थे। तो हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखेंगे इसमें दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ज्योग्राफी के कुछ खास क्वेश्चन
पूछे ही जाने हैं। मान के चलिए कि आपसे चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी में आजकल उद्यान से रिलेटेड क्या पूछते हैं कि इस उद्यान से कौन सी नदी निकली है, इस उद्यान में कौन से जानवर खास हैं। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आगे बात करें हम अगर, तो देखेंगे कि दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को जो उद्घाटन 2021, इसलिए आपको एक करंट अफेयर्स का सेक्शन है, आप याद रखें। और ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आप इन्हें भली भांति परिचित होंगे, पढ़ते होंगे। तो देखेंगे क्या है, असम सरकार ने, ठीक है, दिहांग पटकाई को देखेंगे को जो है 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। मतलब आप इससे पहले असम में देखेंगे तो 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन 7वें राष्ट्रीय उद्यान को इन्होंने अधिसूचित किया है। और अवस्थित इसकी जाएंगे तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में इसकी जो है, इसको जो है आकार दिया गया। आप इसको असम याद रखें, बाकी आप ना दें, क्योंकि डिब्रूगढ़ आप याद रखें इसलिए कि डिब्रूगढ़ की तरफ से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहीं इससे निकल रही है, नहीं निकल रही है, इसमें से कौन सी नदी है यहाँ के लिए, तो आप ये चीज याद रखें। अगर यूपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, निवास स्थल यहाँ क्या है, ये किसके लिए चिन्हित किया गया है, ये हाथियों के लिए बेसिकली चिन्हित किया गया है। आप चलेंगे बहुत सारे जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है, राइनोसोरस आप देखेंगे गैंडे के लिए हैं, किसी अन्य के लिए हैं, लेकिन अब देखेंगे ये हाथियों के लिए विशेष रूप से जो है अधिसूचित किया गया है इस अधिनियम को। और देखेंगे मेरे बच्चों क्या है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो मध्य प्रदेश है। अगर कुछ फैक्ट की बात पूछे जाए, क्योंकि यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 11 मध्य प्रदेश में है। और असम की स्थिति की बात होगी, असम ऐसा दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य हो गया। तो आप देखेंगे असम के बाद दूसरा ऐसा राज्य असम है जहां सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे कि इनके अन्य स्थलों की अगर हम बात करें तो अन्य स्थलों में चलेंगे तो देखेंगे कि अन्य तथ्यों में कि देश के संग्रह क्षेत्रों में उद्यानों की संख्या के संदर्भ में अब तीसरे स्थान पर के रूप में कौन है से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, प्रत्येक में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किन में समानता है, तो 6 उद्यान अब क्या है, 7 हो गए आंध्र प्रदेश, उसमें असम में। अब बचे हुए देश जो भी बचे हैं तीसरे स्थान पर आप देखेंगे यहाँ कहाँ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, केरल है, पश्चिम बंगाल है और असम है, और वो असम कह रहे हैं अंडमान और निकोबार है। देखेंगे प्रत्येक में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको लगेगा कि अंडमान में इतने के कहाँ से जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो अंडमान में और क्या हो सकता है, वहां तो जो भी टापू हैं वो सब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है। मान के चलिए वहां कितनी जनसंख्या है। तो बात करते हैं कि विशेष रूप से आप देखेंगे कि क्या है, विशेष क्या है इस उद्यान में कि असम सरकार ने क्या किया है, असम सरकार ने पश्चिमी असम के काकराझोर जिले से जो है एक रायमोना राष्ट्रीय पार्क, जिसका क्षेत्रफल ये है कि स्थापना की घोषणा की थी। तो आप देखेंगे अभी आगे चलन में हम रायमोना, तो इससे पहले देखेंगे कि इसके साथ साथ आप चलेंगे तो रायमोना भी आप याद रखिएगा। रायमोना कहाँ है, ये दोनों ही पॉइंट आपसे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा रायमोना राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की घोषणा जो इसे भी क्या किया है 2021 में ही की गई थी। आप देखेंगे असम में स्थापित जो अन्य राष्ट्रीय पार्कों की अगर चर्चा करें तो देख लेते हैं एक नजर इनकी भी कि कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलेंगे असम में अगर बात करें अन्य राष्ट्रीय पार्कों की चर्चा, ठीक है, तो काजीरंगा आप भली बात परिचित होंगे, मानस आप भली बात परिचित होंगे, नामेरी, ओरांग, ठीक है, ओरांग को राजीव गांधी एनपी, और डिब्रू सैखोवा, ये ऐसे पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं जो पहले से ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। अब इनके साथ साथ आप चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो डिब्रूगढ़, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग को हम राजीव गांधी भी कहते हैं, याद रखिएगा, और डिब्रू सैखोवा को, ये सभी राष्ट्रीय पार्क असम में अवस्थित हैं। और असम के साथ साथ कौन कौन से हो गए, एक नाम आ गया है दिहांग पटकाई उद्यान, दूसरा रायमोना, ठीक है, याद रखिएगा रायमोना दूसरा स्थान आप देख सकते हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन देख सकते हैं, इस तरीके से कुल 7 हुए हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करें
आपको स्टेट पीसीएस में आपसे सीधे पूछा जाएगा कहाँ उद्यान है, आरओ यूपीएससी में भी पूछ सकता है कहाँ है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसकी अधिसूचना के संदर्भ में कौन जारी कर सकता है, क्या अधिनियम है, क्या है, यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि इकोलॉजी खास एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। दूसरा, इसमें कौन से ऐसे जानवर हैं जिसको स्पेसिफाई किया गया है, इसमें से कौन सी नदी निकलती है। हर राष्ट्रीय पार्क में आप जाएंगे कोई ना कोई ऐसा स्थान, नदी स्थान या जल स्थान होगा जिससे वहां के जीव जंतु जो है अपने आप को क्या करें, पोषित कर सकें, पानी पी सकें या वहां के वन को पानी मिल सके। तो ऐसी आप देखेंगे लगभग हर राष्ट्रीय उद्यान में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होती है। तो अब वही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है। आगे बात करें तो चलें देखेंगे इस क्रम की बात अगर, तो चले इस पॉइंट के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, आपको क्या है, ये वो वाली क्रेडिट कार्ड नहीं है जो आप क्या है आपस में लेन देन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने आपके लिए 2021 में शुरू की है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप देखेंगे। योजना के तहत प्राप्त लोग क्या होंगे, प्रतियोगी छात्र हेतु जो कोचिंग चलाई जा रही हैं आप देखेंगे, उन कोचिंगों के उच्च अध्ययन हेतु 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्रों के लिए ये योजना है को 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा। अब इकोनॉमी टर्म में जाएंगे तो आपको सॉफ्ट लोन बताना होगा कि सॉफ्ट लोन क्या होता है। तो सॉफ्ट लोन आप इकोनॉमी के टर्म में इसको देखते चलें क्योंकि सॉफ्ट लोन की चर्चा आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा रहा है, तो आप इसे देखते हुए चलें। आगे बात करें इस क्रम को अगर कि पात्रता कौन है, हमने आपको बताया कि बंगाल में अगर जारी की है तो क्या है, ममता दीदी बाहर के लोगों को तो क्या जानेगी। तो आप चलेंगे ममता दीदी ने क्या किया है, ममता देखेंगे बंगाल की दीदी ने किया है कि पश्चिम बंगाल में पिछले न्यूनतम 10 वर्ष से वो निवासी रहा हो। तो आप देखेंगे तो कोई भी भारतीय नागरिक इसका छात्र हो सकता है। तो भारतीय नागरिक कोई भी छात्र हो सकता है, लेकिन जो है बंगाल में वो 10 वर्ष तक रहा हो। ठीक है, आयु सीमा 40 वर्ष, क्योंकि क्या है 10 वर्ष से 10वीं क्लास से लेकर अपर तक, अपर एजुकेशन कहते हैं या अपर एजुकेशन, ठीक है, अपर एजुकेशन के संदर्भ में तो देखेंगे इसलिए 40 वर्ष की सीमा है। और ऋण चुकाने की अवधि दी गई कि आप इसे 15 वर्ष में दिखाई दें। तो सॉफ्ट लोन की व्यवस्था आपको कहां दिखाई पड़ती होगी, एक नाम आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, उसमें एक शाखा है उसकी IBRD, तो वो क्या करती है, सॉफ्ट लोन देती है आपको, तो वो भी आप जान के चलें। तो इस क्रम की बात करेंगे, ऋण चुकाने की अवधि 15 वर्ष, वहां भी एक लॉन्ग टर्म अवधि होती है कि आप धीरे धीरे देते रहिएगा। तो इस क्रम की बात करेंगे तो यही आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे आपने इन चीजों को देखा। अब चलेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, अब हम बात करेंगे भारत में पहला रेबीज नियंत्रित राज्य। तो आप रेबीज से भली बात परिचित हुए होंगे, हालांकि आपको हुआ नहीं होगा कभी, ठीक है, किसी अन्य ने काट लिया हो अगर तो बात अलग है, लेकिन आप चलें तो चलिए बात करते हैं रेबीज के संदर्भ में। तो रेबीज क्या कह रहा है, रेबीज का जो है भारत का पहला नियंत्रित राज्य है जिसने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, नियंत्रित कर लिया है। तो बात करेंगे ये राज्य है गोवा। तो देख सकते हैं गोवा एक, आप चलेंगे तो गोवा की बात करेंगे। भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनको क्या है, संविधान के सीमाओं में जिसे कहते हैं कि जिस जनसंख्या के आधार पर इतनी सीमा होना चाहिए तब इसे क्या है वहां क्या करेंगे, विधानसभा का गठन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे 2 एक्सेप्शनल केस हैं जहां क्या किया है, जो अलग से जो है यहाँ पे क्या है मंत्रिमंडल या राज्य है, आप देख सकते हैं पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत इसको चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि रेबीज नियंत्रित राज्य पहला है गोवा, ऐसा आपसे यूपीपीसीएस आरओ पूछा जा सकता है। अब चलेंगे वहां के किसने हैं, तो आपको राजनीतिक रूप से अगर जानकारी रखना है कि इस समय बंगाल के जो वो वहां गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है। ये सिर्फ राजनीतिक घटना के क्रम को आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कहां का मुख्यमंत्री है तब, ठीक इस रूप में। अब घोषणा की तिथि आप चलेंगे गोवा के संदर्भ में बात करेंगे तो गोवा क्या है, ये करंट अफेयर्स 2021 की है। अब चलेंगे देखेंगे इसमें कि गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया, गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य को क्या किया, रेबीज मुक्त घोषित करने
किया गया है, जबकि आप देखेंगे संबंधित राज्य क्या करेगा, जबकि संबंधित मिशन रेबीज समूह के अनुसार गोवा अभी भी रेबीज नियंत्रित हुआ है, अभी रेबीज नियंत्रित हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे नियंत्रित राज्य है तो ऐसा कहते हैं, जबकि संबंधित मिशन है रेबीज, आप देखेंगे इसके तहत इसको घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि ये किससे द्वारा पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि रेबीज मुक्त घोषित करने के कार्यक्रम में कह दिया गया है कि मिशन रेबीज समूह के अनुसार गोवा अभी रेबीज नियंत्रित हुआ है, मतलब मुक्त की बात हो रही है। आप चलेंगे इस परियोजना में, आप देखेंगे मिशन रेबीज प्रोजेक्ट जो आप चलेंगे कहां पे है, यूके आधारित है, आपसे पूछा जाएगा। यही सभी क्वेश्चन यूपीएससी इसी आधार पे आपसे पूछता है। हालांकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी सभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो संबंधित परियोजना में आप चलेंगे तो देखेंगे कि रेबीज जो मिशन है, मिशन रेबीज प्रोजेक्ट, ये किसके मॉडल पे आधारित है, यूनाइटेड किंगडम के आधारित है। और आप देखेंगे चैरिटी ग्रुप जो मिशन है रेबीज द्वारा प्रारंभ परियोजना केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करती है। ये कहां से अनुदान रूप में ये मिशन जो है केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करती है। और क्या है, एक चैरिटी ग्रुप है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि रेबीज मिशन क्या है। ठीक है, आपसे हो सकता है नियंत्रित राज्य यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ ले, यूपीएससी आपसे पूछ ले कि रेबीज मिशन क्या, मिशन रेबीज क्या है, या ये किसके मॉडल पे आधारित है। ये भी पूछ सकता है कि ये कौन कैसे किसके मॉडल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से मॉडल पे आधारित है। फिर इसके बाद रेबीज मिशन की चर्चा आएगी, तो इस पे प्रारंभ कौन अनुदान कर सकता है, तो अनुदान केंद्र सरकार इसको करता है। एक चैरिटी मिशन है, आप इसे भी जानते हैं, चैरिटी ग्रुप मिशन है, सरकार केंद्र सरकार से इसे अनुदान प्राप्त है। अगर हम बात करें और आगे चर्चा करें मेरे बच्चों, तो देखेंगे कि रेबीज मिशन की अगर उपाय की बात किए गए उपाय क्या है। ठीक है, भारत में रेबीज मिशन के लिए नियंत्रित करने के लिए उपाय की बात की गई है। तो देखेंगे 5.4 लाख से अधिक कुत्तों का टीकाकरण की बात है, क्योंकि क्या है, अधिकतर रेबीज हमारे पास या लोगों को जानवरों से फैलते हैं। तो आप देखेंगे हालांकि रेबीज के क्रम में अन्य जानवरों से भी होता है, याद रखेंगे। तो उसके कुत्तों के टीकाकरण की बात की गई है। त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन किया गया है, आप देखेंगे। दूसरा, निगरानी हेतु ऑफलाइन हॉटलाइन की स्थापना की गई है, आप देखेंगे। इस क्रम में क्योंकि एक बार किसी को इस रोग हो जाए तो व्यक्ति को क्या है, उसको थोड़ा सा उसके नर्वस सिस्टम पे डाउन होते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप पे क्या है कंट्रोल खो देता है। तो इस सिस्टम में आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, एक बार वो अपने रोग क्या है पूर्ण रूप से अपने उभार के क्रम में आ जाए। अगर समय रहते उसका उपचार कर दिया जाए तो क्या होता है, इस रोग से भी लोगों का निदान संभव है। तो इसी क्रम की बात की गई है कि 5.40 लाख से अधिक कुत्तों का आप देखेंगे क्या है, मनुष्य के बाद सबसे अधिक प्रिय यही जानवर है, आप देखेंगे। तो टीकाकरण है, त्वरित प्रक्रिया टीम का गठन की बात की गई है, निगरानी हेतु आपातकालीन हॉटलाइन की व्यवस्था की गई है। और विशेष रूप से आप चलेंगे क्योंकि गोवा मुक्त हुआ है, तो गोवा में इसमें 3 से अधिक वर्ष 2018 से समय लोगों में रेबीज से कोई मृत्यु का मामला नहीं पाया गया, इसलिए क्या किया है, गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। हालांकि कुत्तों में कतिपय मामले पाए गए हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उनको क्या है ऐसे मामले आए हैं, लेकिन व्यक्ति को ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अब बात करेंगे इसी प्रकार गोवा में अगर चलेंगे तो देखेंगे अभी 0 ह्यूमन रेबीज डेथ के स्तर पर पहुंच चुका है। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है। यूपीपीसीएस पूछेगी कौन सा ऐसा राज्य है जो 0 ह्यूमन रेबीज डेथ के स्तर पर जो है मुक्त है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है, क्योंकि चर्चा के विषय गोवा है। तो आप चलेंगे WHO के इसमें एक गाइडलाइन है, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर चलें तो देखें इस स्तर की अगर हम बात करें तो WHO के संदर्भ में देखेंगे दिशा निर्देशों के तहत किसी देश या क्षेत्र को, ठीक है, रेबीज मुक्त घोषित किया जाता है। मतलब इसके दिशा निर्देशों में, किसके, WHO के दिशा निर्देशों के आधार पर, जब वहां
कुत्तों के माध्यम से क्या है, रेबीज वायरस के संक्रमण से देसी मामले विगत 24 माह तक मानव, कुत्तों, बिल्लियों या अन्य किसी जानवर प्रजाति में ना पाए गए हों, ऐसी बात की गई है, आप याद रखना। ठीक है, रेबीज में आप देखेंगे कुछ और भी हैं जो है, चूहा हुआ, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कोई अन्य नाम सुना होगा तो आप चलेंगे तो देसी मामलों में विगत 24 माह तक क्या होगा, मानव, कुत्तों, बिल्ली, ठीक है, और क्या होगा, किसी जानवर प्रजाति में ना पाए गए हों, ऐसी गाइडलाइन WHO के दिशा निर्देशों के आधार पर जो है उसे रेबीज मुक्त घोषित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या गाइडलाइन है, किन आधारों पे WHO करती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछती है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो आप इन चीजों को नोट डाउन करें 2021 के एग्जाम के लिए। बात करें आगे, रेबीज क्या है। अब रेबीज क्या है, यही एक क्या है, यही एक विषाण है। आप देखेंगे क्या है, ठीक है, रेबीज एक विषाण है, रेबीज लिवाइसियस वायरस है एक। ठीक है, आगे बात करेंगे, एक जनित रोग है जो संक्रमित जानवरों, मुख्यतः कुत्तों के काटने या उनकी लार से संपर्क में क्या होगा, आंख, मुंह या नाक के आने से, ये संपर्क क्षेत्र हैं, याद रखना, इन क्षेत्रों के माध्यम से मनुष्य में फैल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेबीज फैलने का कारण क्या है, रेबीज किस प्रकार का रोग है, तो ये क्या है, विषाणु वायरस जनित रोग है। ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस तो कई बार आपसे पूछ चुकी है। ठीक है, तो जनित रोग में जो संक्रमित जानवर मुख्यतः कुत्तों के काटने या उनकी लार से संपर्क में आने से होता है। आप देखेंगे कुत्ता बहुत प्रिय होता है, लोग पालते हैं। अगर उनको जो घरों में पाले जाते हैं उनको क्या है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या इनको रेबीज ना हो, इससे मनुष्य में ना फैले या उसके उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को ना फैले, इसलिए उस कुत्ते का भी टीकाकरण किया जाता है, जैसे आपका टीकाकरण किया जाता है। तो देखेंगे इसी टीकाक्रम के दौरान जो है, इसी टीकाक्रम की बात की गई है। तो देखेंगे, आप देखे होंगे कि बहुत सारे जानवरों को पकड़ा जाता है, दिल्ली क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, जहां नगर निगम एरियाज हैं, आप देखेंगे, या नगर टाउन है, नगर पालिकाएं हैं, तो उस एरिया के क्या है, लोग स्थानीय स्तर पर उनका जो उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें उनके टीका कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार की ओर से ऐसी गाइडलाइन जारी कि इनको भी टीका लगाए, जिससे जानवरों को क्या है, इनके काटने से अन्य लोगों को रोग ना हो पाए। तो ऐसा देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, वायरस जनित रोग है। आप चलेंगे तो देखेंगे एक से दूसरे को क्या है, छुआछूत की तो बीमारी नहीं है, लेकिन लार के माध्यम से हो सकता है, मुंह से, नाक के माध्यम से, क्योंकि वायरस है। पता लगा मुंह लगा के फूंक दे तो हो गया, पता लगा लार से लार लगा के फूंक दे भैया, ठीक, तब भी हो गया। ठीक है, नाक से नाक में सांस ले रहे हो तब भी हो या कहो हो जाए। तो इन्हीं चीजों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, ये एक रोग है, इसको नियंत्रित किया जाता है कि इस तरीके से इनको नियंत्रित किया जाए। तो आगे बात करें इस क्रम को, इस चीज को आप नोट डाउन कर लें मेरे बच्चों। तो आगे बात करेंगे कि लक्षण उभरने पे क्या होता है, अगर ये लक्षण उभर के सामने आ जाए। लक्षण होंगे, लक्षण इसके कौन कौन से हैं, तो इसके लक्षण उभरने से, अगर इसके रेबीज के लक्षण किसी व्यक्ति को उभर के आए, हमने कहा कि उसकी क्या है, उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। मान के चलिए वो कैंसर हो गया उसे, ठीक है तो क्या रेबीज, लेकिन रेबीज के क्रम में वो उसके लिए कैंसर है, ये जाएगा। आप चलेंगे, यह क्या है, केंद्रीय, आप देखेंगे नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेबीज सबसे ज्यादा कहाँ अटैक करता है, तो आपके नर्वस सिस्टम पे अगर कोई चीज अटैक करती है तो आप समझ लीजिए कि आपको स्लो डाउन, मतलब धीरे धीरे आपको बैठाने की प्रक्रिया है। तो आपको तथा मस्तिष्क पे क्या करेगा, मस्तिष्क में प्रदाह करेगा, जो है इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। हाइड्रोफोबिया मतलब आपको जलेंगे, आपको मस्तिष्क में विचार आएंगे, आप देखेंगे नए नए विचार आएंगे। आपको क्या है, हाइड्रोफोबिया मतलब जल, जिसे कहेंगे क्या है, जल। तो आपको कोई कहेगा, आपको अगर रेबीज है तो कहेगा जल, तो आप क्या करेंगे, डरेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, नाम है विद्या बालन का, मुझे मूवी का नाम नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अक्षय कुमार जो है उसको कहता है, जब वो जाता है वहां बचाने, तो कहता है, जाता है अगरबत्ती लगाया रहता है, तो कहता पुष्पा डार्लिंग मुझे क्या हो गया है, ठीक है। तो उसी क्रम में बोलता है
कि चलना बाद में आएंगे, तो कह रहा आप जल से बच के रहना। तो क्या है, ऐसे ही डर बैठ जाता है। तो वो जैसे ही चलता है कहता है जल, तो वो 10 कदम उछल जाता है, फिर जाता है जल, फिर उछल जाता है। तो वही डर कुछ इस तरीके का इस हाइड्रोफोबिया से भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब उसे हाइड्रोफोबिया स्वयं है, रेबीज का एक कारक है कि ये इसको उभर कर आएंगे, ऐसे लक्षण है। ये निश्चेतना की बात होगी, इसके प्रमुख लक्षण हैं। आप देखेंगे निश्चेतना की बात होगी, ऐसी बातें इस रेबीज संक्रमित व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, संपर्क में आने पर लक्षण उभरने से पूर्व रेबीज वैक्सीन, अगर लक्षण उभरने से पूर्व अगर रेबीज वैक्सीन क्या होगा, लगवा ली जाए तो बचाव का कारगर ये एक उपाय है। आप देखेंगे अगर किसी के रेबीज हो जाए, जैसे आपको कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या कोई अन्य जानवर काट ले, बहुत सारे आप देखेंगे बंदरों के काटने से भी ये रोग फैलता है। ठीक है, आप कभी गए होंगे सरकारी हॉस्पिटल में टीकाकरण लगवाने के दौरान, जब ठीक है, मैं गया हूं, मैंने लगवाए हैं टीका क्योंकि हमको काटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होता है कि इसमें हर तरीके के रोग आते हैं। किसी को बंदर ने काट रखा है, किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी को बिल्ली ने काट लिया। ठीक है, कभी कभी चूहों वाले ऐसी चीज आ जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या है, वैक्सीन लगवाते हैं। आप देखेंगे तो ऐसी बातें हैं। तो वैक्सीन की बात होगी, रेबीज वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम किसने किया था, लुई पास्चर ने। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लें कि अब रेबीज हुआ, इसके टीकाकरण की बात हुई, तो देखेंगे लुई पास्चर ने किया। और लुई पास्चर और कौन थे, एमिले राउक्स ने 1885 में किया था। आपको ये सन याद रहे ना रहे, लेकिन ये किसने किया था, ये पीसीएस आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके, याद रखे ना, यूपी पीसीएस क्या किया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछ चुकी है। अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। आगे बात करेंगे, विश्व में रेबीज से प्रतिवर्ष होने वाली मानव मृत्युओं का लगभग 1/3 मतलब 20,000 भारत में घटित होता है। इसीलिए ये चिंता का विषय है। आप देखेंगे भारत में भी क्या है, लगभग 20,000 लोग इससे ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, इनकी मृत्युओं की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर इनको टीकाकरण ना किया जाए, ठीक है, व्यक्ति और जानवरों में ये टीकाकरण ना हो, तो ये प्रक्रिया कई गुना हो सकती है। लेकिन क्या है, लोग सचेत रहते हैं। आप देखेंगे किसी कुत्ते ने काट लिया तो लोग सचेत, और कुत्ते ने काटा, इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, आजकल तो वो 14 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले तो 14 पेट में लगते थे, अब क्या है, एक आपकी स्किन में लग जाता है। आप देखेंगे तो ऐसी व्यवस्थाएं आप देखेंगे क्या है, विश्व में रेबीज से प्रभावित होने वाली मानव मृत्युओं का लगभग 1/3 लगभग 20,000 भारत में घटित होता है। ऐसा कार्यक्रम भारत सरकार आपके लिए चलाई जा रही है, और इस तरीके से आप चलेंगे तो गोवा भारत का पहला रेबीज नियंत्रित मुक्त घोषित किया। किस तरीके से WHO की गाइडलाइन, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस से भी क्वेश्चन बनेगा, और मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई स्टेट आपसे जरूर पूछेगा। तो अपनी तैयारी में इसको जोड़ के रखें। आगे बात करते हैं, देखेंगे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। आप चलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी का पेट क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे एरिया अगर आ जाएं तो मान के चलना कि यूपीएससी की तरफ अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के ना जाएं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन। अब चलते हैं, बात करते हैं इस क्रम की। तो देखेंगे कि जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है, इसका क्या है, इससे संबंधित स्थल आप देखेंगे। ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी शायद करा चुके हैं आपको, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, कल के वीडियो में क्वेश्चन हो चुका है। लोथल की बात हो गई है। अगर नहीं भी किए हैं फिर भी आपको एक नजर हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में छूट ना जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या है, ऐसे क्वेश्चन ना छूट पाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन छूटेंगे तो आप क्या है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया में आपका मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप चलेंगे राष्ट्रीय समुद्री जो है विरासत परिसर, आप चलेंगे तो इस विरासत परिसर की बात हो रही है। आप चलेंगे तो देखेंगे संबंधित स्थल की बात हो रही है, तो लोथल है। लोथल गुजरात में स्थित है, आपको पता होगा, अहमदाबाद के निकट है। समझौता ज्ञापन हुआ है। यह समझौता ज्ञापन किसके हुआ है, केंद्रीय पत्तन
पोत, परिवहन और जल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के मध्य हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किन मंत्रालयों के बीच हुआ है, याद रखिए, नोट डाउन कर लें मेरे बच्चों। आगे बात करेंगे विशेष के रूप में, तो भारत में समुद्री विरासत में समर्पित ये अपनी पहली तरह की परिसर होगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हम आगे बात करेंगे, इस परिसर में लगभग जो भी क्षेत्र है 400 एकड़ है, 600 एकड़ छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया जाएगा, लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा, हेरिटेज थीम होगी एक पार्क के रूप में, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट होगा, अन्य विभिन्न पर्यटक और संबंधित सुविधाएं यहां विकसित की जाएंगी। यही क्वेश्चन आपसे क्या होगा, यूपीएससी पूछेगा और ये पूछेगा अभी कि इसमें और क्या क्या शामिल है। तो ये आप ये बात करें तो देख सकते हैं इस क्रम को कि यहाँ क्या है, सैंधव सभ्यता के, ये लोथल जो है सैंधव सभ्यता का एक स्थल है, आपको पता होगा। सैंधव कालीन सभ्यता का स्थल है, बंदरगाह स्थल होता था। आप देखेंगे सैंधव कालीन में लोथल है, अन्य एक और भी एक बंदरगाह है जो क्या है, एक तो ये क्या है पश्चिमी तट का बंदरगाह है, एक बंदरगाह आपको और पता लगाना है जो पूर्वी तट का है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरीके से क्या है, बंदरगाह लोथल जो है समीप विकसित किया गया है। आप देखेंगे इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो 2020 में क्या है, पोत मंत्रालय पुर्तगाल ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मध्य हुआ है। लोथल में विश्व स्तरीय जो है ऐसा विरासत यानी जो है एनएमएससी आप देखेंगे विकासित एक जो है क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे क्या कहते हैं समझौता ज्ञापन पत्र, ठीक, इसे हस्ताक्षरित किया है। आप चलेंगे इस क्रम में तो आप इसे देख सकते हैं। इसे हालांकि कल ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है, इसकी हमने कल चर्चा की थी, लेकिन बाई चांस कहीं छूट गया हो, अगर नहीं भी छूटा, आपको वो वीडियो अगर स्किप कर रहे हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे बात करें तो देखेंगे इस क्रम को कि उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है। छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड में अगर कोई बाढ़ आई है तो कोई नदी हो सकता है, नदी के माध्यम से हो सकता है कोई ग्लेशियर फटा हो सकता है आसपास के उसके क्या है कोई हिस्टोरिकल ग्राउंड हो, उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे बाढ़ आई हुई 2021 का बात है, प्रभावित जनपद है चमोली। अब चमोली में कारण क्या है, ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरने के कारण। यही आपको पॉइंट याद रखना है यूपीएससी के संदर्भ में, यूपीपीसीएस के संदर्भ में, ठीक है, या आप उत्तराखंड के यूपीपीसीएस दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बाढ़ कारण है, ये तो छोड़िए। अब पूछा जाएगा कि नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा उत्तराखंड पीसीएस, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल है। यूपीपीसीएस भी पूछेगा कि बाढ़ प्रभावित का कारण क्या है, तो पूछेगा ऋषि गंगा नदी में क्या किया गया है, जो है नंदा देवी ग्लेशियर है जो का एक हिस्सा गिर गया, इसलिए क्या हुआ, ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ गई जो चमोली डिस्ट्रिक्ट वो में प्रभावित होती है। आप देखेंगे सर्वाधिक प्रभावित नदियां, आप देखेंगे इस चमोली नंदा देवी ग्लेशियर के गिरने से, एक हिस्सा फटने से क्या हुआ है, ऋषि गंगा, धौली गंगा में क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा प्रभावित नदियां हुई हैं। तो आपसे क्वेश्चन यूपीएससी भी इस तरीके से पूछ सकती है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि जो है नंदा देवी ग्लेशियर फटने से जो है वहां की दो नदियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, वो कौन सी ऐसी दो नदियां हैं, वो पूछ सकते हैं, धौली गंगा और ऋषि गंगा। ये सेम क्वेश्चन आपसे यूपीएससी भी आपसे पूछ, यूपीपीसीएस भी पूछ सकते हैं, बीपीएससी भी पूछ सकती है, आरपीएससी भी पूछ सकती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या है ज्योग्राफी के सेक्शन में इन चीजों का भली भांति अध्ययन करते होंगे। आप चलेंगे आगे की ओर, प्रभावित विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे तो ऋषि गंगा नदी पे क्या है, एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। एक आपने तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के धौली नदी पर एनटीपीसी की परियोजना है। ये परियोजनाएं भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं। तो ऐसे तैयारी, यही आपका क्या है, करंट भी तैयार हो रहा है, ट्रेडिशनल
पार्ट भी आप देखेंगे रिवीजन हो रहा है। तो आप इन चीजों को, क्योंकि क्या है की पॉइंट हैं, इन्हीं की पॉइंट से अगर आप पहले से ट्रेडिशनल पार्ट थोड़ा पढ़े रहे होंगे तो आपका माइंड क्या करेगा, उधर की तरफ जाएगा, एक इमेज बनाएगा आपके। बहुत सारे वो क्या है, एक साइकोलॉजी प्रक्रिया होती है, माइंड की प्रक्रिया है। तो उसी क्रम में ये कार्य आप क्या करेंगे, आपको कोई रिवीजन करने को मिला, आपने देखा, आपका क्या है उधर से भी कुछ रिवीजन हुआ और आपने क्या है एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन की पॉइंट के रूप में सही कर लिया। अगर आप पूर्ण रूप से चीजों को पूरी डिटेल नहीं पढ़ के जा चुके तो आप ऐसी चीजों को रिवाइज करते हुए अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स की तैयारी तो कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के समय तो आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर प्री गलती से निकल जाए तो मेंस के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर प्री में ना पढ़ पाए हों तो आप देखेंगे तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना के संदर्भ में चमोली डिस्ट्रिक्ट में धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी परियोजना कार्य कर रही है। ऋषिगंगा पे एक जल जो है प्रभावित, एक ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना किस पे है, ऋषिगंगा नदी पे है। और तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना चमोली नदी पर धौलीगंगा पर है। याद रखिएगा इन चीजों को। और इन दोनों नदियां कहां से प्रभावित हो रही हैं, नंदा देवी ग्लेशियर, और कहां है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अगर तो देखेंगे अब प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक से स्टेट कमीशन के एग्जामों में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचकांकों की तो क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे। अब भारत के स्वयं के अपने सूचकांक जारी करना शुरू किए हैं। आप देखेंगे तो कौन से क्वेश्चन है, प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पीजीआई 2019-21 का विषय है। आप चलेंगे, ठीक है, 2021 को ये लॉन्च हुए तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब अगर हाल फिलहाल के एग्जाम होने वाले हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी तैयारी का हिस्सा होने चाहिए। आप चलेंगे तो देखेंगे इस क्रम की बात होगी तो किस तरीके से आपको जो है प्रदर्शन जो है श्रेणी सूचकांक में आपको कार्य अपना करना है। तो इस क्रम की अगर बात करें तो देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय अब बदल चुके हैं। याद रखिएगा, जो रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया था, इन्हीं के समय आप चलेंगे तो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई थी, आपको पता होगा। ठीक है, लेटेस्ट है बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप प्री और मेंस के हिसाब से इसे पूर्ण रूप से तैयारी करके में अपने हिस्से में जोड़ के रखें। ठीक है, नीति है, याद रखना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और संबंधित मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ये क्वेश्चन प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये तीसरा संस्करण है, मतलब इससे पहले के 2 संस्करण जारी हो चुके हैं। तो तीसरा संस्करण ये छोड़ दीजिए। स्वरूप में देखेंगे कि अगर हम बात करें तो इसमें 70 संकेतकों को, इंडिकेटर या पैरामीटर्स को लागू किया गया है। जिसमें क्या जोड़ा गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा के क्या किया गया है, स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग देना। देखेंगे मेरे बच्चों, जो स्कूली शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, जिसमें देखेंगे बच्चे क्या है, टीचर्स आप प्री प्राइमरी शिक्षा, भारत में राज्यों में प्राइमरी शिक्षा का प्रचलन है। आप देखेंगे जो व्यवस्था अंग्रेजी काल से चली आ रही थी प्राइमरी शिक्षा में, वही कहीं ना कहीं अभी भी फॉलो है। तो उसी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं क्या है, अब ग्रेडिंग देने की बात की है कि कौन सा राज्य अपनी प्राइमरी शिक्षा, स्कूली शिक्षा पर वहां कैसा कार्य कर रहा है। ऐसा केंद्र सरकार ने अपनी एक प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी की है। और देखेंगे कि प्राप्त उच्चतम ग्रेड में अगर चलेंगे तो ग्रेड इसके, आप देखेंगे इस ग्रेड की चर्चा, तो इस ग्रेड में अगर हम ग्रेडों की चर्चा करें तो उच्चतम ग्रेड की बात होगी। तो उच्चतम ग्रेड में देखेंगे, जैसे आजकल ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, बच्चों के मार्कशीट में ग्रेड सिस्टम लाया गया है। तो क्या है, वाले राज्य हैं, आप चलेंगे इसमें प्रथम स्थान देखेंगे किसको है, इसमें एक साथ कई राज्यों को प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु और केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहली बार 90% से अधिक पीजीआई के स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। मतलब ऊपर के स्थान के सर्वोच्च स्थान है, उच्चतम ग्रेड पाए हैं ये।
ऐसा आपसे याद रखना। दूसरा ग्रेड इसमें दिया गया है शीर्ष ग्रेड, ठीक है। आपसे ग्रेड सिस्टम पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से ग्रेड हैं। आपसे क्वेश्चन निकल के यूपीएससी पूछ सकती है कि जैसे क्या होता है एसडीआई के इंडिकेटर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आप उसी तरीके से इसके इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पहला उच्चतम ग्रेड है। तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया का, इसमें कोई भी प्रदेश कोई भी शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं या तो साउथ इंडिया शामिल है या पश्चिम भारत का हिस्सा इसमें शामिल है। उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का हिस्सा नहीं है। और बात करेंगे शीर्ष ग्रेड की बात, लेवल 1 जिसको क्या है एक स्कोर दिया गया पीजीआई स्कोर। ये ग्रेड याद रखेंगे कौन कितने ग्रेडों में डिवाइड है। पहला हो गया उच्चतम ग्रेड, दूसरा हो गया कौन सा शीर्ष ग्रेड, ठीक है। दूसरा ग्रेड की बात हो रही है तो देखेंगे दूसरे ग्रेड में आप देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित कोई भी प्रदेश इसमें नहीं रखा गया। कहा गया कि इसमें कोई भी प्रदेश शामिल नहीं हुआ, मतलब उच्चतम में तो आया ही नहीं। उच्चतम में तो जो देश आए लेकिन शीर्ष ग्रेड में कोई भी नहीं आए। आप देखेंगे इस तरीके को निम्नतम ग्रेड, एक तीसरा ग्रेड लागू किया गया है। तो तीसरे ग्रेड में देखेंगे पर लद्दाख शामिल किया गया है, आप देखेंगे, ठीक है। लद्दाख तो मतलब जो पैरामीटर या इंडिकेटर्स में जो राज्य नहीं आ पाए या उसमें शामिल हुए, उसमें नहीं शामिल किए गए, जो आ चुके हैं क्योंकि जो इस चीज को फॉलो कर चुके थे उनको इसमें शामिल किया गया। जो इस स्कोर में नहीं आ पाए या इसमें भी नहीं आ पाए या इसमें नहीं, तो उसमें किसी भी राज्य को नहीं रखा गया। निम्नतम ग्रेड पर लद्दाख को रखा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख को रखा गया है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम आपको अपने ग्रेड सिस्टम द्वारा रैंक देंगे, आप किस तरीके से अपनी शिक्षा में काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं इस क्रम को। अब चलेंगे प्रशासन और प्रबंधन के अधिकतम अंक की बात होगी। तो ऐसा उच्चतम शिक्षा के ग्रेड में नया क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। तो चलेंगे नए क्वेश्चन की बात होगी। तो प्रशासन और प्रबंधन में अधिकतम अंक पंजाब को प्राप्त हुए हैं, आप चलेंगे। और दूसरी अवसंरचना और सुविधाओं में सबसे कम अंक किसको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी उम्मीद आप लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या है यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। या आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। याद रखना जेपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, इन सभी व्यवस्थाओं के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और यूपीपीसीएस भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। याद रखिएगा कि अब संरचना और सुविधाओं में सबसे कम अंक बीपीएससी, प्रशासन और प्रबंधन में अधिकतम अंक पंजाब को। निम्न कितने ग्रेडों में है, 3 ग्रेड इसके हैं। 70 संकेतकों को इसमें इंडिकेटर्स पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। और आप ये भी देखेंगे मेरे बच्चों कि इसमें 3 जो है हायरार्की सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम में 3 इनके पैरामीटर्स हैं, 3 इनके आयाम हैं, 3 आयामों पे इनको लेवलिंग की जाती है। तो उच्चतम, शीर्ष और निम्नतम 3 आधारों पर। इसके बाद कह दिया कि हम प्रशासन और प्रबंधन के आधार पर भी अंक देंगे, तो पंजाब को दे दिया। अब संरचना और सुविधाओं में सबसे अंक बीपीएससी को, बीपीएससी कह रहे हैं, सॉरी, तैयारी आप बीपीएससी कर रहे हैं लेकिन बिहार को मिला है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे हम अपने उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर चलें बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें कहाँ है रखी है। तो आप देखेंगे इसे लेवल देखेंगे 4 या ग्रेड में आप चलेंगे ग्रेड 1 में इसे रखा गया है और देखेंगे स्कोर इसका है 804। अन्य तत्वों की बात करेंगे 2021 तो आप देखेंगे इसमें कि 2019-20 में जो है प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, प्रोविजनल क्या आंकड़े होते हैं जो पूर्ण रूप से अभी आंकड़े नहीं आ रहे हैं, वो प्रोविजनल है। याद रखिएगा के अनुसार भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में 15 लाख से अधिक स्कूल, लगभग 97 लाख शिक्षक, 25 करोड़ से अधिक छात्र हैं। इस तथ्य में इसमें शामिल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रेड सिस्टम है कि लगभग कितने शिक्षकों को इसमें 97 लाख शिक्षक इसमें शामिल हैं और 25 करोड़ से अधिक छात्रों को
इस आंकड़ों के आधार पर इन आंकड़ों पे जोड़ा गया है या इनको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे रखें कि लेवल 4 में जो है 3 के बाद लेवल 4 में रखा गया है। लेवल 3 तक भारत का स्थान, भारत में शिक्षा प्रणाली में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं आता है, तो लेवल 4 में है, यही आपको याद रखना है। लेवल 4 या ग्रेड 1, दो चीजें याद रखना है, ठीक। ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ग्रेड 1 है, ठीक है। ग्रेड में क्या है, ग्रेड प्लस की व्यवस्था है, फिर प्लस की व्यवस्था है, तो अन्य चीजों के आधार पर ग्रेड 1 में रखा गया है, याद रखिएगा इसे। तो अगर आप यूपीपीसीएस स्पेशल आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें या क्या है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो आप इन चीजों को याद रखें इस तरीके से। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि एक वन स्टॉप सेंटर की बात है। वन स्टॉप सेंटर को देख लेते हैं क्या है। वन स्टॉप देश में 10 वन स्टॉप सेंटर, ठीक, क्यों किया गया है। 21 का घटना है, 2021 मई, आप देखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो देखेंगे यूपीएससी भी खास टॉपिक है, बीपीपीसीएस भी पूछती है, तो किस तरीके से सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए क्या है 9 देशों में 10 जो है वन स्टॉप सेंटर की बात की गई है। और सहयोगी मंत्रालय होगा कौन, विदेश मंत्रालय, ठीक है, संचालन करता। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, आप देखेंगे कैसे, जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे अन्य पड़ोसी देशों के मुद्दे रहे हों, तो उन चीजों को देखते हुए ऐसी बात की गई है। आप देखेंगे महिला विकास मंत्रालय अन्य देशों में ऐसी बात करेगा, भारत के साथ साथ अन्य देशों की बात कर रहा है, क्योंकि क्या है वैश्वीकरण की दिशा में भारत के स्थान दिखाने के लिए। तो देखेंगे उद्देश्य के क्रम में अगर बात करें तो उद्देश्यों में चर्चा करेंगे तो सार्वजनिक या निजी स्थानों पर जो हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं, भारतीय महिलाओं को जो विदेशों में है, आप देखेंगे जो है क्योंकि अन्य देशों की बात हो रही है, समर्थन देने को प्रदान करने के लिए बात की गई है। और ये सहयोगी मंत्रालय कौन होगा, इसका कौन संचालन करता, विदेश मंत्रालय है। और वित्त पोषण कहां से होगा, निर्भया कोष से। तो भारत से जुड़ा हुआ मामला है। 9 देश होंगे, ये संबंधित 9 देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, बहरीन हुआ, कनाडा हुआ, कुवैत हुआ, ओमान हुआ, कतर हुआ, सिंगापुर हुआ, सऊदी अरब हुआ। इसमें 2-2 केंद्र और यूएई में आप देखेंगे और ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर ऐसे स्थापित किए गए हैं, आप देखेंगे, जो क्या करेगा भारतीय महिलाओं को सार्वजनिक और निजी स्थानों में जो हिंसा से प्रभावित हैं उनको समर्थन और सहायता देने के लिए, ठीक है। आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है भारत में, तो इस क्रम में तो इन तथ्यों की बात करें तो देखेंगे कि किस क्रम में आप चलेंगे। तो देखेंगे कि अन्य तथ्य की बात करें तो अन्य तथ्य में अगर चर्चा करते हुए बात करेंगे तो अन्य तथ्य में संबंधित 9 देशों की बात कर दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे सकता है कोई, हो सकता है बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे, तो यहां से भी पूछ सकता है कि किन किन देशों में है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना आपके सामने बहुत कम होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको देश पता होने चाहिए कौन कौन से देशों में है, ठीक है। अन्य तत्वों की बात करें, ये वन स्टॉप सेंटर जो है इन देशों में भारतीय दूतावासों में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है कि ये जो वन स्टॉप सेंटर हैं वो विदेशों में कहाँ स्थापित किए जाएंगे। आखिर भारतीय जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगी, विदेश मंत्रालय इसमें सहयोग करेगा, तो यह स्थापित कहाँ किए जाएंगे, तो भारतीय दूतावास। और भारतीय दूतावास में क्यों स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जो भी दूतावास विदेशों में हैं वो भारत की टेरिटरी का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि वो देश उतनी जगह किसी अन्य देश की है, लेकिन जब तक वहां भारतीय दूतावास कार्य करता है तो वो भारतीय दूतावास भारतीय संप्रभुता का हिस्सा होता है, भारतीय टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है। आप इस चीज को याद रखें। अब देखेंगे ओसीएस क्या है। ओसीएस योजना का प्रारंभ देखेंगे तो 1 अप्रैल 2015 से जुलाई 2021
तक भारत के विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में आप देखेंगे 704 ओसीएस नाम ले रहे हैं, ओएससी नाम है इसका, ठीक है, ओएससी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि संचालित अब तक इसमें से कुछ संस्तुति हो चुकी है 733 की। तो आप देखेंगे भारत में भी ऐसी योजना चालू है, भारत के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, और जो कार्य भारत में किए जाएंगे वो भी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने ये इस टॉपिक को देखा कि ओएससी जो वन स्टॉप मंत्रालय हैं, ठीक है, सेंटर हैं, वो भारत में के साथ साथ भारत के बाहर भी स्थापित किए जा रहे हैं, याद रखिएगा इस सेंटर में। अगर आगे बात करें, अब विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, तो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल की बात हो रही है, आप चलेंगे तो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल में अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल आप चलेंगे 5 अप्रैल 2021 की ये घटना है, तो आप लेटेस्ट है, इससे पहले नहीं है। तो देखेंगे भारतीय रेलवे ने चिनाब आर्च ब्रिज के मेहराब बंदी का कार्य पूरा कर लिया। तो चिनाब नदी की बात हो रही है यार, ठीक है, उस पे आर्च मतलब जो पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो आप आर्च एक क्या है, आर्च एक जो है क्या है, डिजाइन कह सकते हैं, या कहेंगे किस पे, जो भी ये इसकी जो आर्च कह सकते हैं क्या, मेहराब को, जैसे इसकी एक टेक्निकल भाषा होती है, आप देखेंगे तो अभी हम याद आएगा तो आपको बताएंगे, अभी नाम नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आर्च कलर्स का कार्य पूरा करिए, एक कलर्स है, तो आर्च भी एक मेहराब जिसे कहते हैं, भारत में एक कोर्स चलता है, ये नाम नहीं आ रहा, उसके तहत होता, हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है वो, लेकिन आपको बताना है कि किस तरीके से भारत में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था। तो कहाँ है, आप देखेंगे चिनाब नदी पर बनाया गया है, कौन सी, चिनाब आर्च के मेहराब बंदी का आकार, ये सबसे ऊंचा आर्च पुल है। आप चलेंगे तो आप देखेंगे किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। अब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ लिखा है, याद रखिएगा। अब इसको याद क्रम में ये संविधान में किस हिस्से में है, कौन से आर्टिकल में इसे स्थान दिया गया है, क्या क्या लोप कर दिए गए हैं। पहले ये राज्य का हिस्सा था, स्पेशल राज्य का हिस्सा था, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है पॉइंट में कि केंद्र शासित प्रदेश आया है, जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब आप लद्दाख का इसमें नाम नहीं सुना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तो लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। और संचालित प्रस्तावित एरिया है, 2022 की शुरुआत हुई थी, में शुरुआत होना है इसकी, मतलब ये पुरुष जो इसका कार्य पूरा हुआ है, मतलब ये 2022 में पूर्ण रूप से चलना शुरू हो जाएगा। ये विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा पुल होगा, ठीक है। आप चलेंगे तो देखेंगे इसमें कि इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, ठीक है। अधिकतर यूपीपीसी से ऐसा पूछता है कि नए ब्रिज जो सबसे ऊंचा है कितने मीटर का है, या आप देखेंगे जैसे क्या है, एक ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बन के तैयार हुआ था, तो उसकी लंबाई का मीटर पूछा था कितने मीटर का है। तो इसी क्रम को आपको याद रखना है कि ये कितने मीटर का है, अगर यूपीपीसी की तैयारी करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, या स्टेट एग्जाम की तैयारी करने देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप मेरे बच्चों इस लंबाई को भी याद रखें। ये लंबाई है 1315 मीटर की, ऊंचाई है 359 नदी तल से, ठीक है। याद रखना, नदी तल से कोई भी ऊंचाई जब भारत में पूछी जाती है, भौगोलिक रूप से उसको नदी तल से माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसे आप जो भी देंगे तो कहेंगे नदी तल से, कहेंगे अगर वो समुद्र का हिस्सा है तो कहेंगे समुद्र तल से, याद रखिएगा इस चीज को। और इसकी संरचना होगी, संरचना है इसकी धनुषाकार, धनुषाकार आकार का ये आर्च बनाया गया है, ये पुल बनाया गया है, इसे देख सकते हैं। पुल हालांकि आप चलेंगे, अगर आप इस मेहराब की बात करेंगे, अगर पुराने समय की अगर बात करें, अंग्रेजी समय के निर्माण के पुलों की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इसी आकार के कुछ ऐसे पुल हैं जो बने हुए हैं। अगर आप जाएंगे सिलीगुड़ी, जो क्या है, जो असम का एक हिस्सा, जो क्या है बंगाल से अब मुख्य भारत से जोड़ता है, वो एकमात्र ऐसा पुल है जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था, आज भी चल रहा है। वो कुछ आप देखेंगे उसी आकार का ऐसा बना हुआ है। भारत में आपको ऐसी अंग्रेजी कालीन के जो दिखाए जाएंगे, जो आर्च है, जो मेहराब है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ से निकली हुई है, आप ऐसे आर्ट कल्चर में देख सकते हैं। तो देखेंगे इस धनुषाकार की आकृति जो है, आप चले अगर बात करें तो धनुषाकार की आकृति है, आप देखेंगे
अब हम बात करेंगे इस परियोजना में। तो आप चलेंगे इस परियोजना का हिस्से की बात करें तो इस परियोजना में चलें तो देखेंगे इस परियोजना में अगर बात करें तो ये ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का कहते हैं कटरा बनिहाल खंड का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपसे कौन पूछ सकता है? यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीपीसीएस पूछ सकती है, ठीक है, याद रखिएगा, या कोई अदर स्टेट पूछ सकते हैं। लिख देते हैं यहाँ, नहीं आप किसी अदर स्टेट के हो तो आपको बुरा ना लग जाए कि हमारे स्टेट का नाम नहीं लिखा, तो अदर स्टेट लिख सकते हैं, आप उसमें शामिल हैं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप चलेंगे, ये ब्रिज क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना कटरा बनिहाल खंड का ये एक हिस्सा है। आप देखेंगे इसे इस तरीके से जोड़ने का हिस्सा है कि ब्रिज किस किस को जोड़ेगा। और भारत में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ऐसे कई हिस्से हैं जो कई पुलों से जुड़े हैं, तो वो खास लिंक आपको याद रखने होते हैं। तो यही बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, किन क्षेत्रों को जोड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर के कौन से हैं? रियासी जिले के बक्कल और कौरी क्षेत्रों को। तो 2 पॉइंट याद रखना है, कौन सा? रियासी और बक्कल को जोड़ेगा ये पुल, याद रखिएगा। बक्कल और कौरी दोनों में से कोई नाम आ जाए या तीनों नाम याद रख सके, तीनों याद रखें। विशेष क्या है, आप चलेंगे ये पुल पेरिस फ्रांस के एफिल टावर से 15-35 मीटर ऊंचा है। इसकी यही एक क्योंकि सबसे ऊंचा आज पुल है। आप देखेंगे जो पेरिस का जो एफिल टावर है उससे कितना 35 मीटर ऊंचा रखा गया है इस पुल की ऊंचाई, इसीलिए विश्व का सबसे ऊंचा पुल नहीं है, आर्च पुल है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्च पुल की बात हो रही है। और ये अभी याद रखेंगे उच्चतम तीव्रता वाले जोन कौन से? उच्चतम तीव्रता मतलब भारत कितने भूकंप क्षेत्रों जोन में बटा है, तो उच्च जो भूकंप क्षेत्र 5 है इनके झटकों को क्या है, ये सहन कर सकता है। आजकल के जितने भी भवन निर्माण हो चाहे पुल निर्माण हो, उन्हें भूकंप की टेक्नोलॉजी से पूर्ण रूप से संरक्षित करने की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। तो जैसे पुल के निर्माण की बात है। अब भूकंप क्षेत्र आप देखेंगे भारत में वो एरिया भूकंप क्षेत्र जोन कितने 5 के एरिया में आता होगा, क्यों क्या है, हिमालय का हिस्सा है। हिमालय क्या है, नवीनतम बलित चट्टाने हैं कहेंगे, या नवीनतम घटना है आप देखेंगे, या तो इस क्रम में क्या है, अभी वहां सबसे ज्यादा क्या है घटनाएं घटती हैं। तो ये जोन 4 का भूकंप के झटकों को सहन कर सकता है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो चीन के जो है नजीये रेलवे ब्रिज, याद रखिएगा 305 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा संचालित है ये, क्योंकि अभी ये संचालित है, याद रखना। और ये 2022 में संचालित होगा मेरे बच्चों, तो इसलिए ये 2022 में जब संचालित होगा तब ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अभी संचालित के क्रम में पूछा जाए तो चीन का जो है नजीये जो है, आप देखेंगे कौन सा नाम है इसका, नजीये रेलवे ब्रिज, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मैंने अभी हटा दिया है, आप देखेंगे तो इसे नजीये रेलवे ब्रिज जो चीन का है वो 305 मीटर ऊंचा है, जो संचालित है सबसे ऊंचा। अब आगे बात करेंगे लैवान हुइल्स कार्यक्रम। तो लैवान हुइल्स कार्यक्रम क्या है, हम लोग फटाफट एक क्विक रिवीजन श्रृंखला है, इसे फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। तो आप चलेंगे इस क्रम में जो लैवान हुइल्स कार्यक्रम है, चलेंगे जो 2021 अप्रैल की घटना है। आप देखेंगे लैवान हुइल्स की बात है, ठीक है। तो इससे लैवान हुइल्स की चर्चा हमने कल की हुई थी, ठीक है। डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक। हाँ, राष्ट्रीय बागवानी मेला आप चलेंगे, हाँ ये घटना हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की घटना की बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। देखिए बहुत सारे मेला हैं, लेकिन अब क्या है, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मेला शुरुआत किए गए, फेस्टिवल है ये। तो ये घटना है फरवरी 2021 की, और देखेंगे ये संस्करण है 4था, मतलब हाल फिलहाल की ये घटनाएं हैं, अभी बहुत ज्यादा समय से लागू नहीं हुए हैं। और देखेंगे आयोजन स्थल है इसका राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है सरघट्टा बंगलौर के कैंपस में। आपसे क्वेश्चन ना जाने यूपीपीसीएस ने कितनी बार आपसे पूछा होगा, मतलब
अनगिनत बार पूछा है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान के कौन कौन से संस्थान हैं, इस क्रम में आप सारे संस्थान रट लें, क्योंकि यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। यूपीपीसीएस की जो पैटर्न प्रक्रिया है, याद रखिएगा, तो उस प्रक्रिया में या बीपीएससी दे रहे हैं, स्टेट कमीशन दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम यूपीएससी की तरफ, तो यूपीएससी में देखेंगे बागवानी है, तो इस तरह के क्या होगा कि इसकी थीम अभी हम बात करेंगे, तो इसकी थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। तो देखेंगे भारत की 2 योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, कौन सी? स्टार्टअप इंडिया कब से शुरू हुई है, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस भी पूछ चुकी है। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप भी पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप योजना क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, कब चालू हुई, इसको भी आप अपनी तैयारी में जोड़ के रखें। आगे बात करें, आयोजक है भारतीय बागवानी अनुसंधान, आप देखेंगे क्या हैसरघट्टा में है, राष्ट्रीय भारतीय है। अच्छा, कई तरीके के जो हैं बाग सेंटर होते हैं, एक राष्ट्रीय होता है, एक केंद्रीय होता है और एक भारतीय होता है। आप देखेंगे भारत में जो सेंटर हैं, ऐसे अनुसंधान केंद्र हो, चाहे कोई आप देखेंगे कोई यूनिवर्सिटी हो, तो कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान से, ये लिखा है भारतीय बागवानी अनुसंधान। इस खास पॉइंट को याद रखें, ये भारतीय लिखा है, यहाँ राष्ट्रीय लिखा होगा, यहाँ केंद्रीय लिखा हो। इस चीज को आप याद रखते हुए अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तैयारी करें, याद रखिएगा इस चीज को। तो देखेंगे थीम है आपकी हॉर्टिकल्चर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया की, और देखेंगे आयोजक स्थल है जिसका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा। इतनी बार हैसरघट्टा का नाम लूंगा आपको सोते हुए भी याद आएगा कि हैसरघट्टा, ठीक है। ठीक, तो आप देखेंगे विशेष रूप से क्या है, IIHR स्थापना इसकी कब हुई है, 1967 में। तो 1967 में स्थापित होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। अब ICAR कहाँ पे है, देखिए यहाँ लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1967 में कौन हुई है, स्थापना हुई है भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है। तो अब भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। नई दिल्ली में स्थापित है, याद रखना। और ये पहली बार मेला हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन में रूप में आयोजित किया गया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हाइब्रिड मेला है, मतलब ऑनलाइन भी मेला है, ऑफलाइन भी मेला है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था इसलिए इसे ऑनलाइन भी किया गया, ठीक है, ऑफलाइन भी किया गया। तो इस रूप से इसको तैयार करना है। इसकी थीम जरूर आप याद रखें, इसकी थीम से यूपीपीसीएस आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि थीम बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रचलन है। थीम्स आपको पता होनी चाहिए। आपके एक पेज में सारी थीम, जितनी प्रोजेक्ट हैं, जितनी इंडिकेटर्स हैं, आप देखेंगे उनकी हर साल एक थीम होती है। जैसे आप क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व जितने भी दिवस उनकी भी एक थीम है, उस थीम पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसकी भी एक थीम है हॉर्टिकल्चर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। कुछ नहीं है, 2 योजनाओं को मिलाकर एक थीम बना दी गई, आप ऐसा याद रखें। आप याद रखें स्टैंड अप और स्टार्टअप, मतलब आप स्टैंड खड़े हो जाइए और स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए और स्टार्ट हो जाइए, मतलब चल दीजिए, जैसी भी याद कर सकें। याद करने के क्रम में आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप चलेंगे आप कि दुर्लभ रोग। भारत में दुर्लभ रोग तो हो ही रहे हैं, भारत के साथ साथ विश्व में भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो चलेंगे, ये जो रेयर डिजीज हैं आप देखेंगे, ये रेयर डिजीज राष्ट्रीय नीति 2021 में घोषित की गई हैं, आप इसे याद रखें। राष्ट्रीय नीति आई है, एक स्वास्थ्य नीति भी आई है, आप याद रखनागा। तो आप इसे स्वास्थ्य नीति, इसकी स्वीकृति हुई है, आप चलेंगे रेयर डिजीज के लिए मार्च 2021 में, ठीक है। और देखेंगे स्वीकृति प्रदानकर्ता कौन थे उस समय के तत्कालीन मंत्री थे केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार मंत्रालय, ठीक है। आप मंत्रालय याद रखें, मंत्री को भूल जाएं, क्योंकि मंत्री तो बदलते रहते हैं, याद रखें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा इसकी। और याद रखेंगे इसे कि उद्देश्य है इसका, देखेंगे कि क्या करेगा ये दुर्लभ लोगों के लिए, ठीक है। रोग है रेयर डिजीज में क्या कार्य करेगा,
स्वदेशी शोध एवं विकास के साथ दुर्लभ रोगों के उपचार की उच्च लागत में कमी लाना। आप देखेंगे जो लागत की कमी है, आपने कल भी ये थोड़ी सी हमने चर्चा शायद की थी, शायद बनाते वक्त ये दोबारा से किसी ने डाला हुआ है तो देखेंगे, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि स्वदेशी एवं विकास के साथ जो दुर्लभ रोग हैं उनकी लागत में कमी लाना। और देखेंगे लागत की कमी लाने का मतलब है दुर्लभ रोग हैं, राष्ट्रीय अस्पताल आधारित राष्ट्रीय का सृजन किया जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर निदान और रोकथाम होगी। आप इसे देखें। और उत्कृष्टता केंद्र क्या होगा, जो है के रूप में नामित 8 स्वास्थ्य केंद्र हैं इसमें शामिल किए जाएंगे, क्योंकि कल हम इस चीज की चर्चा आपके सामने कर चुके हैं, इसलिए अगर सामने आई है तो हम फटाफट आपको बता देते हैं। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 8 स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल हैं। इसमें दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा। जो तृतीयक क्षेत्र की सुविधाएं हैं इनको मजबूत बनाने की बात इसमें मजबूत बनाना, और यही आपको नोट रखना है अपनी एग्जाम पॉइंट में, ठीक है। और देखेंगे इस COE के निदान सुविधाओं में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया गया है इसके तहत। और देखेंगे प्रावधान की बात, इसकी बात करेंगे इस नीति के तहत। एक मुश्त वन टाइम वाली प्रणाली है, उपचार प्रणाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज करने के लिए। अब तक इसमें क्या है, 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस प्रावधान में याद रखिएगा ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि राष्ट्रीय आरोग्य मिशन के तहत है, ये भी आप याद रखेंगे। और इस नीति के तहत वित्तीय सहायता के लाभार्थियों को BPL परिवारों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, मतलब अब इसमें इस BPL से ऊपर के परिवारों को जोड़ते हुए 40% की जनसंख्या तक बढ़ाया जाएगा। और यही पॉइंट आपसे UPSC पूछेगी, याद रखिएगा ये पॉइंट आपसे UPSC निकाल के पूछेगी कि ये कितने प्रतिशत परिवारों को जोड़ती है। BPL नाम लिखा होगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम अपडेट कर दी गई है, अब ये 40% जनसंख्या को कवर करेगी, याद रखिएगा इस संदर्भ में। और देखेंगे इस संदर्भ में कि जो आयुष्मान योजना, हमने कहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र हैं, और ये विश्व की अभी देखेंगे सबसे बड़ी योजना है। ये भी याद आपसे आज पूछा जाए तो बताएंगे कि ये विश्व की अभी सबसे बड़ी योजना है, याद रखिएगा इस चीज को। मिलते हैं हम आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे लिखा हुआ है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। तो ई कैबिनेट, अभी तक आपने कैबिनेट सुना होगा, अब ई कैबिनेट क्या, आपने ई गवर्नेंस सुना होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन क्या है कैबिनेट प्रणाली सिस्टम सुनी होगी। अब कह रहे हैं कि हम तो ई प्रणाली लाएंगे, मतलब ई प्रणाली कैसी होगी कि कैबिनेट के सभी मंत्री क्या हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं और ई कैबिनेट का हिस्सा हैं, मतलब कैबिनेट संचालित हो रही है, ऐसा ही कुछ होगा। अभी पढ़ के आपको देखते हैं सामने क्या है, संदर्भ क्या है, हिमाचल की ई विधानसभा के बाद ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मतलब पूछा जाए कि ई विधानसभा भारत की कौन सी है, तो कहोगे हिमाचल प्रदेश, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ई कैबिनेट प्रणाली भारत के किस राज्य में है, तो कहोगे हिमाचल प्रदेश। ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपी से, CPP से, उत्तराखंड सभी जगह पूछा जा सकता है। आप चलेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ है जयराम ठाकुर की, ठीक है, ये भी आपको राजनीतिक रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है कहीं से मुख्यमंत्रियों की लिस्ट पूछ ली जाए। हालांकि राज्यपाल की सूची आपसे कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा इस चीज को। इसकी अध्यक्षता में शिमला में ऐसी पहली पूर्णता कागज रहित है ये ई, अब पूछा जाएगा ये ई कैबिनेट कैसी है, तो ई कैबिनेट है ये भारत की पहली पूर्णता कागज रहित ई पेपरलेस, जिसे पेपरलेस ई कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, यही इसका पॉइंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही कैसे बैठक में समस्त ज्ञापन और कार्रवाई कागज रहित रही, और माध्यम है ई कैबिनेट IT एप्लीकेशन। ये IT एप्लीकेशन के माध्यम से ये संचालित हुई है और विकसित किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा। और इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य है इसका कि कागज रहित कार्य को क्या करेंगे, लागू करना। प्रेजेंट टाइम में आपसे कहा जाता है
कि क्या है, आप कागज को बचाएं, पेड़ पौधे बचेंगे। तो ये कह दिया गया उद्देश्य है इसका कागज रहित कार्य प्रणाली को लागू करना। इस प्रणाली का एकमात्र यही उद्देश्य बताया गया है, आप देखेंगे। इसके साथ ही इस तरीके से हमने आज के इस करंट अफेयर्स सेक्शन में इन चीजों को देखा। आप देखेंगे, आपको याद रखना है, अभी तक आपने ई कैबिनेट बात की है, ई विधानसभा की बात हुई है, आप देखेंगे, ठीक है, ई विधानसभा की बात हुई है, अब ई कैबिनेट प्रणाली। तो ई कैबिनेट की बात है, दोनों एक ही राज्य में है, ठीक है, ये अलग भी राज्यों में हो सकती है, ठीक है, ई विधानसभा, लेकिन दोनों एक ही राज्य में है, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरीके के आज के करंट अफेयर्स सेक्शन में इन चीजों को हमने रिवाइज किया। आप फटाफट इन चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंदिरा सिविल सर्विसेज के इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस 2021, आरओआरओ 2021 के क्रम में जो भी आज के से जो भी एग्जाम आने वाले हैं, आप उनकी तैयारी में इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।